ठीक है। अच्छा, ये है एक नॉर्मल एमआरआई का इमेज, जिस तरह से हमें सीटी पे नजर आता है। हम लोगों को इमेज तो वैसा ही मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में मिलेगा, और मतलब ऑर्गन्स हमें अच्छे व्यू होंगे, और इसमें हम लोगों को जो सॉफ्ट टिश्यू है वो बेटर क्वालिटी के साथ नजर आए। ठीक है। तो यहाँ आप देखें, तो अगर आप जहन में रखें एब्डोमेन का, अगर मैंने आपको कल सिटी दिखाया हो या कुछ इस तरह से जो वीडियो भेजी थी ना, वो लाजमी उसको देखिएगा। यहाँ पे अगर इस मैम इमेज की बात करें, इस इमेज में हम लोगों को नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक में है ये लिवर है। ठीक है। देखिए हेपेटिक आर्टरी और मैम उसके एक पूरे क्वेश्चन हेपेटिक था। लिवर की। जी जी पूछें, सॉरी। मैम आपने ये कहा ना कि हम प्रेगनेंसी में सीटी नहीं करा सकते, एक्सरे नहीं करा सकते, हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो अल्ट्रासाउंड करा हम्म। सकते हैं। वो तो मोस्टली को मतलब कुछ हाँ रिस्ट्रिक्ट भी हाँ। करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज नहीं को, नहीं और नहीं कुछ नहीं, को सजेस्ट भी अल्ट्रासाउंड तो करते करवा हैं कि आप सकते हैं। कराइए ऐसे। नहीं, अल्ट्रासाउंड तो उनका होना होता है ना, अल्ट्रासाउंड इज सेफ, टोटली सेफ। अल्ट्रासाउंड होता है, और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है, आपने जो ट्राइमेस्टर और फिर कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज देखने के लिए डिफरेंट वीक्स पे डिफरेंट स्कैन होना होता है पेशेंट का। जेंडर स्कैन होता है, फिर अनोमली स्कैन होता है। अनोमली स्कैन में यही देखना होता है ना, कोई कार्डियक एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं, कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं, या ऑर्गन सही से डेवलप हो रहे हैं। और मोस्टली 3 मंथ्स के बाद, मतलब 3 माह के बाद, पहला स्कैन तो होता है ना, जब प्रेगनेंसी का पता चलता है कि मतलब जो है वो पेशेंट ने कंसीव किया है। फिर उसके बाद उनको 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, इस तरह से टाइम दिया जाता है। मतलब इतना ये नहीं कि आप 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद स्कैन कर रहे हैं। 1 मंथ के बाद होता है या 2 मंथ्स के बाद होता है। लेकिन जब एंड वाला ट्राइमेस्टर आता है, 6 7 8 9 मंथ, तो उसमें फिर उन्होंने 2 2 वीक्स के बाद रखा होता है, क्योंकि फिर गेस्टेशनल एज देखनी होती है कि कितनी देर में डिलीवरी मतलब एक्सपेक्टेड है। ठीक है। कुछ पेशेंट्स होते हैं, वो अपनी जो है वो क्या कहते हैं, लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी डेट भूल जाती हैं। तो फिर उनके फीमर लेंथ और वो सारा हेड सर्कमफ्रेंस को देख के, तो हम लोगों ने पता लगाना होता है कि जो डिलीवरी है वो किस डेट पे होगी। ठीक है। तो इस अल्ट्रासाउंड इज टोटली सेफ, एमआरआई इज ऑल्सो सेफ, बट एमआरआई इज नॉट रिकमेंडेड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है। ओके। ठीक है। ये है एक नॉर्मल एमआरआई का इमेज। तो इसमें मैं आपको बता रही थी कि अगर ऑर्गन्स आप देखें, तो इसमें हम लोगों को नजर आ रहा है, ये एब्डोमेन का एमआरआई है, ये चेस्ट नहीं है। जेन में उसको, महक आपका कैमरा ऑन हो गया। मैम इसको बंद कर लें काइंडली। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछे। मैम आपने इसमें कहा था कि मतलब हमें बोन्स इतनी क्लियर नहीं नजर आएंगी, तो ये जो हमारे सामने हमें बोन्स शो हो रही हैं सारी। मैंने आपको ये बताया था कि बोन्स पे नजर आती हैं, लेकिन बोन्स की जितनी अच्छी हम लोगों को डिटेल पता चलती है सीटी पे, वो एमआरआई पे पता नहीं चलती, क्योंकि सीटी में हम ना उसके भी एक स्पेसिफिकली हम सीटी बोन का भी करते हैं। ठीक है। जी। तो हम तो नजर मैम आती है, नजर तो इसमें फिर हम लोगों को एक्सरे पे भी नजर आ रही थी, लेकिन क्या आप उस पर डिटेल देख के बता सकते थे कि वहां पे फ्रैक्चर है या इंटरनल क्या है, कोई ऑस्टियोमा है या नहीं है? क्या आप उसको देख के बता सकती हैं? डिटेल तो सिटी पे पता चलेगी ना। हाँ, वही ना, तो यही वजह है कि आप जो है एमआरआई पे सॉफ्ट टिश्यू को तो अच्छा देख सकते हैं, लेकिन बोन की हमें डेंसिटी इतनी अच्छी नजर नहीं आती। ठीक है। ठीक बोन है की मैम। लेयर्स जो है वो हमें सीटी में अच्छी पता चलती हैं, क्योंकि बोन जो है ना उसमें ये खासियत है कि वो रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो इसलिए वो अच्छा व्यू हो जाती है सीटी स्कैन पे। वो हाइपर डेंस है ना, तो वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो उसको। और फिर एक और बात हमने जो की, मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन के एमआरआई पे दो चीजें अच्छी व्यू नहीं होती, एक टीथ और एक बोन, क्योंकि इसमें
फ्लूइड नहीं होता इतना, फ्लूइड मतलब हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते, होंगे तो वो अलाइन करेंगे ना। एमआरआई में इमेज ही जिसमें वाटर या फ्लूइड है उसकी बेस पे बन रहा है। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है जी, तो मैं ये बता रही थी कि ये लीवर का इमेज है, ये हम लोगों को किडनीज नजर आ रहे हैं दोनों यहाँ पे, और ये स्प्लीन है ये। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो स्टमक की बॉडी या स्टमक का इमेज बनेगा। बाकी इसमें आर्टरीज भी हम लोगों को व्यू होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है ना, तो आर्टरीज के भी कुछ कुछ हम लोगों को मार्कर्स जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। ओके। तो ये इसका यही वाला इमेज है, मतलब ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये एक कट स्लाइस कट दिखाया हुआ है, जबकि ये उसका एक फ्रंट इमेज जिस तरह एक्सरे का एक इमेज होता है। तो इसमें उसका जो है वो क्या कहते हैं, फ्रंट एंटीरियर साइड दिखाई हुई है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मिड में आपको वर्टिब्रल कॉलम नजर आ रही है, ये जो वर्टिब्राज नजर आ रहे हैं ये वाले, इसमें मिड में डिस्क नजर आ रही है। फिर ये साथ ही एक ये इमेज जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये एसोफेगस है। ठीक है, जो आपके स्मॉल सा शेडो इसका नजर आ रहा है। फिर वो जो लिवर वहां पे हमने देखा था वो यहाँ पे ये है। फिर ये साइड पे स्प्लीन पड़ी हुई है, ये जो है ये किडनी का है। यहाँ पे नीचे ये पेल्विक शो हो रहा है, पेल्विस यहाँ पे जो है आपके क्या कहते हैं ब्लैडर पड़ा होता है। और ये देखें यहाँ पे मसल्स भी कितने अच्छे नजर आ रहे हैं जो इसकी हेडिंग्स बनी हुई है। काइंडली इसको एक बार रीड करें आप लोग, आपको पता चले कि कौन कौन से स्ट्रक्चर उन्होंने व्यू किए हुए हैं। पर मैम इसके ऊपर में स्टमक तो इतना क्लियर शो ही नहीं हो रहा है। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैम इसके ऊपर स्टमक जो लिखा हुआ है, फंडस ऑफ स्टमक, वो बस हाँ इतना सा एरिया शो हो रहा है, पूरा नहीं बेटा, ये नॉर्मल एक शो हो रहा स्लाइस है। का एरिया आपको दिखाया हुआ, ये पूरा इमेज नहीं है, ये भी एक स्लाइस है। जिस तरह मैंने आपको इसीलिए तो कहा था कि वो जो वीडियो भेजी है आप उसको अगर देखते कि हम किस किस तरह एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और हमें ऑर्गन्स क्लियर होते जाते हैं, इसी तरह उस स्टेप पे हम मतलब लाइक ये वाला जो स्टेप है इसका उन्होंने ये वाला इमेज बनाया हुआ, तो इस एरिया में उसको सिर्फ स्ट्रेट करके दिखा दिया होगा कि जिस तरह हमारी बॉडी में पड़े होते हैं स्ट्रक्चर। तो इसलिए वहां पे सिर्फ फंडस नजर आ रहा है। अगर हम इससे एक स्लाइस आगे जाते यानी कि एक स्टेप आगे फर्दर मूव करते, एक क्लिप आगे मूव करते, तो उसमें हमें जो है वो स्प्लीन भी पूरी क्लियर होती, उसमें हम लोगों को जो है वो स्टमक भी पूरा क्लियर होता। ठीक है। तो ये सिर्फ एक जी जी स्लाइस है, ठीक है। काइंडली उस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा वो स्लाइस बाय स्लाइस किस तरह से वीडियो चेंज होती है। ओके। ये था नॉर्मल एमआरआई का इमेज, मतलब स्ट्रक्चर हमें इस तरह नजर आते हैं। जी। डायाफ्राम के बाद एक और टर्म लिखी हुई है, रस्ट ऑफ डायाफ्राम, तो वो क्या है? आपकी मुझे आर यू समझ नहीं एस आई, कहाँ लिखा हुआ है? डायाफ्राम, ये सॉरी, क्रस, सी आर यू एस, राइट लोब ऑफ लिवर के नीचे। अच्छा, क्रस ऑफ डायफ्राम बेटा, जो हमारा जो डायफ्राम होता है वो एब्डोमिनल ऑर्गन और उसके अलावा जो हमारे चेस्ट के ऑर्गन है उनको सेपरेट करता है ना, तो लिवर बिल्कुल उसके ऊपर पड़ा होता है, तो उसको क्रस ऑफ डायफ्राम कहते हैं। ठीक है। और लिवर ब्लैक इसलिए है, ये हम आगे इसकी जो इसमें लफ्ज आपने सिर्फ हाइपर इंटेंस और हाइपर इंटेंस याद रखने हैं। अब अगले जो स्लाइड्स आएंगे उसमें हमने बात करनी है कि इमेज एक्चुअली इसमें हम लोगों को मिलता किस किस तरह से है। ठीक है। अजान हो रही है, अजान की ब्रेक ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह पढ़ते हैं। ठीक है। और जो क्वेश्चन है उतनी देर में आप अपने इसमें चैट में आप लिख दें ताकि बाद में हम उनको डिस्कस कर लें।
हाँ जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हुए, जिन्होंने 2-3 क्वेश्चन जो आपको ड्रॉप किए हुए थे? ठीक है, ये है नॉर्मल। अच्छा जी, अब एक और चीज जो इंटरेस्टिंग ये है कि आप लोग ये पूछते हैं कि हमें ये क्यों इस तरह ब्लैक क्यों नजर आ रहा है, ये वाइट क्यों नजर आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोगों के लिए सिर्फ ये चीज जानना जरूरी है कि हाइपरटेंस क्या होता है, हाइपरटेंस क्या होता है, और किस ऑर्गन की बात हो रही है। जो टी इसमें हम लोगों को ना इमेज ऑपोजिट, एक से दूसरे स्कैन की तरफ अगर हम चले जाएं तो हमें इमेज ऑपोजिट नजर आना शुरू होता है। यानी कि T1 वेटेड इसमें होता है, इसमें T2 वेटेड इमेजेस होते हैं। ये इनकी टाइमिंग पे जो है वो क्या कहते हैं, डिपेंड कर रहा था कि हमने कितने टाइम में उससे न्यूक्लियस से सिग्नल लिया है। हम लोगों ने जो कॉइल्स के बारे में पढ़ा था, वो आपको पता होगा कि कॉइल्स से सिग्नल अगर कम होता है तो हम दोबारा से रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव भेजते हैं, वो दोबारा से न्यूक्लियस को एक्साइट करते हैं और फिर सिग्नल हमें मिलता है। तो वो टाइमिंग एक होती है। इसी तरह T1 वेटेड होता है, T2 वेटेड होता है, फिर एक फ्लेयर इमेज होता है। तो इसमें इनमें ऑपोजिशन होती है, यानी कि अगर जो चीज हमें T1 पे ब्राइट नजर आ रही है वो T2 पे ब्लैक मिलेगी। तो इसलिए मैंने आपके लिए सबसे आसानी ये की कि आपको ये चीज पता हो कि MRI जो है उसको, वो हम लोगों को किस तरह से मतलब स्ट्रक्चर को दिखाता है। कुछ चीजें उसमें हाइपर इंटेंस होते हैं, हाइपर इंटेंस मेन इसकी जो क्या कह लें टर्मिनोलॉजीज है वो यही है। अब यहाँ पे आपके सामने ब्रेन का एक इमेज रखा हुआ है, और उसमें फिर उसके तो दो हम लोग लेते हैं प्रोटोकॉल्स जो है हमारे, T1 वेटेड के, T2 वेटेड के। ये दोनों का डिफरेंस सिर्फ टाइमिंग का होता है कि हमने लाइट सपोज के हमने हो सकता है T1 का इमेज हम लोगों ने लिया हो 20 सेकेंड्स पे, और T2 लिया हो 30 सेकेंड्स पे, यानी कि टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे ही टाइम डिफरेंस होता है तो उस पे उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है या इमेज भी चेंज हो जाता है। तो T1 वेटेड पे जो CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो बहुत ब्लैक नजर आएगा हमें। ठीक है, फैट जो है वो व्हाइट नजर आएगी, ग्रे मैटर डार्क ग्रे नजर आएगा, व्हाइट मैटर लाइट ग्रे नजर आएगा। यानी कि इंटरनली ये लाइट ग्रे है, इंटरनल जो है इसमें व्हाइट मैटर है, और ये बाहर बाहर इसमें ग्रे मैटर है, तो वो डार्क है। ठीक है, तो ये T1 वेटेड था। T1 वेटेड पे ये याद रखें, फैट वाइट होती है। हम लोगों ने अगर MRI का डिफरेंस याद रखना हो ना तो हम फैट से याद रखते हैं कि T1 वेटेड पे जो फैट होती है ना वो वाइट होती है या ब्राइट होती है। ठीक है, और अगर T2 वेटेड की बात हम करें तो T2 वेटेड में आप देखें कि फैट जो है वो ग्रे हो गई है, और जो आपका CSF है वो बहुत ब्राइट हो गया, क्योंकि फ्लूइड अटेनुएशन है ना इसमें। तो अगर बहुत ज्यादा टाइमिंग पे हम लोगों ने इमेज लिया है तो वो देखें वही CSF जो है वो वाइट हो गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये इब्नॉर्मेलिटी है, यहाँ पे हमारे जो है वो ब्लीड हो गया और यहाँ पे ब्लीड या इन्फाक्ट हो गया। नो, हम लोगों ने ब्रेन के दोनों तरह के इमेजेस फिर हमने ये लेने होते हैं, T1 वेटेड भी T2 वेटेड भी। जो चीज T1 वेटेड पे हम लोगों को लाइक अगर कोई फैट है और फैट का कोई ग्लायोमा बना हुआ है तो वो हमें T1 वेटेड पे हम लोगों को जो है वो वाइट नजर आएगी फैट। लेकिन अगर वही हमें T2 वेटेड इमेज हमने किया, वो हमें एरिया वही नजर आ रहा है लेकिन ब्लैक नजर आ रहा है, तो हम फिर कंफर्मेशन दे सकेंगे कि ये इनॉर्मली है। बात क्लियर हुई है वाली मेरी? बच्चों ये वाली बात समझ में आई है? जी मैम। ठीक है, तो हम लोगों ने ये याद रखिएगा कि MRI में हम T1 वेटेड भी करते हैं, T2 वेटेड भी करते हैं। फिर उन दोनों को कोरिलेट करके हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। T1 वेटेड और T2 वेटेड का मैंने बताया कि ये डिफरेंस इनकी टाइमिंग का होता है कि हमने कितने टाइम पे इमेज को एक्विजिशन की हुई है, उसकी इमेज लिया हुआ है हमने, उसको जो है एनहांस किया हुआ है स्क्रीन पे। तो फैट जो है वो T1 वेटेड पे, आप फैट का डिफरेंस सिर्फ याद रखें कि फैट हमें T1 वेटेड पे हाइपर इंटेंस नजर आएगी, वाइट नजर आएगी, जबकि T2 वेटेड पे वो ग्रे नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि नॉर्मल ब्रेन स्कैन है ये, इसमें कोई नॉर्मली नहीं है। अगर तो कोई लेट्स सपोज कोई ट्यूमर होता या कोई भी चीज होती है ऐसी इस एरिया में होती तो यहाँ पे वो हम लोगों को ब्लैकिश नजर आती या ग्रेश नजर आती डार्क एरिया में। हमें इसका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इतना क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर इसी की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसी एरिया में आके ये हम लोगों को ब्लैकिश नजर आता या वाइटिश, मतलब T2 वेटेड के हिसाब से वो डिफरेंस हो जाता उसका। तो अगर ये कोई फ्लूइड फिल्ड मैस होता या ग्लायोमा होता जो फैट पे होता, तो यहाँ पे हम लोगों को ब्लैक नजर आता, और इसके केस में व्हाइट नजर आता T1 के, क्योंकि T1 पे फैट व्हाइट नजर आती है।
ठीक है, क्योंकि फैट में वाटर कंपोनेंट या हाइड्रोजन कंपोनेंट ज्यादा होता है इस वजह से। ठीक है जी। तो ये था मतलब ऑर्गन किस तरह से अपेयर होते हैं हमें। तो दो तरह के सीक्वेंस, तो वैसे तो तीन होते हैं, फ्लेयर का होता है, लेकिन फ्लेयर फ्लूइड अटेनुएशन रिकवरी जो है वो मेनली हम ब्रेन के केस में यूज करते हैं, क्योंकि हमने बात भी की कि ब्रेन की नॉर्मली सबसे ज्यादा हमें अच्छी जो है वो एमआरआई पे नजर आती है। तो ये था T1 वेटेड T2 वेटेड। अब आगे देखते हैं, ये रिपोर्ट है एक, इस रिपोर्ट को देखें। इसमें लिखा हुआ है कि दो तरह के उन्होंने डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस लिए, T1 लिया और फ्लेयर लिया। अब यहाँ पे भी देखिए उन्होंने जो एमआरआई किया, लेकिन इमेज उसका दो तीन तरीके से, इमेज जो है वो दो तीन तरीके से हम लेते हैं एक एमआरआई में। सीटी में तो हमने सिंपल एक स्कैन कर दिया, अगर कंट्रास्ट लगा दिया तो इमेज बन गया, जो है वो थोड़ा और से एनहांस हो गया। लेकिन एमआरआई ऐसी चीज है या ऐसी मोडेलिटी है कि इसमें आप इसके ही तीन चार सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि वो करने से ऑर्गन का कंट्रास्ट चेंज हो जाता है और हमें ये पता चल जाता, हो सकता है T1 वेटेड पे वो हमें नजर आ रहा हो, T2 वेटेड पे ना हो, या T2 वेटेड पे भी है, T1 वेटेड पे है, तो हमें पता चल जाए कि ये कंफर्मेशन हो जाए कि यहाँ पे कोई ना कोई नॉर्मेलिटी मौजूद है। फिर आपने कहा T1 T2 का बता दें। T1 T2 की बात हमने ये की कि ये चीज पता होनी चाहिए कि CSF जो है वो ब्लैक होगा, यानी कि फ्लूइड जो है वो ब्लैक होगा T1 वेटेड पे, फैट जो है वो व्हाइट होगी, और ग्रे मैटर डार्क ग्रे या व्हाइट मैटर लाइट ग्रे, ये इन इन शेड्स ऑफ ग्रे होगा वो। तो आप सिर्फ वाटर और फैट का याद रखें, इस पे आपने वाटर और फैट को जहन में रखना है कि आपकी बॉडी में फैट कहीं पे भी होगी वो T1 वेटेड में व्हाइट नजर आएगी, फ्लूइड कहीं पे भी होगा वो T1 वेटेड में ब्लैक नजर आएगा। फिर T2 वेटेड पे बात की तो ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम उतनी देर में वो रेस्टिंग स्टेट में जा चुके होते हैं ना, फिर रेस्टिंग स्टेट से दोबारा सॉरी एक्साइट करने में जो टाइम लगता है, तो वो उतना वो भी टाइम बीच में आएगा ना, तो इसलिए उसका फिर वो कलर इन्वर्जन या वो चेंज होता है, पैटर्न चेंज हो जाता है उसका। ठीक है। तो T2 पे ये याद रखें कि फैट जो है वो ग्रेइश होना शुरू हो जाएगी और आपका CSF या फ्लूइड जो है वो व्हाइट हो जाएगा। तो आगे हमने बात की, रिपोर्ट पढ़े। मैम रिपोर्ट में वही जी। मैम अगर कोई चीज दोनों में हमें नजर आ रही है, जैसे कि T1 T2 में, तो हम मतलब कंफर्मेटली पैथोलॉजिकल कंडीशन को कंफर्म कर देते हैं। लेकिन अगर कोई एक में नजर आ रही है, T1 में आ रही है, T2 में नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? सस्पेक्ट उसको कहेंगे? सस्पेक्ट कहेंगे। फिर हम उसको, अगर मतलब हम लोगों की वो जो है क्या कहते हैं, हम उसको कंट्रास्ट की तरफ ले जाएंगे, यानी कि एक ट्यूमर जो है, लेट्स सपोज वो हमें T1 पे नजर आ रही है, T2 पे वो नहीं नजर आई हमें, तो फिर हम उसको जो है आईवी कंट्रास्ट दे के देखेंगे, क्योंकि इसमें भी एमआरआई में भी आईवी कंट्रास्ट दिया जाता है। तो फिर अगर कंट्रास्ट पिक कर लेता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये ट्यूमर है। ठीक है। ओके, ये एमआरआई की रिपोर्ट अब रीड करें, ये ब्रेन की है। T1 वेटेड एंड फ्लेयर हाइपर इंटेंसिटीज, फ्लेयर को हम आगे डिस्कस करते हैं ये एक्चुअली है क्या। नोटेड इन्वॉल्विंग राइट ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब, यानी कि उसने हमें एरिया भी बता दिया, ऑक्सीपिटल रीजन में है, बाइलेटरल थैलेमाई, मिड वेन एंड सप्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, गिविंग रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन सजेस्टिंग हेमरेज। अब डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस कहाँ से हमारे बनते हैं? जहाँ पे ब्लड होता है। ठीक है, DWI इमेजेस बोलते हैं। तो फ्लेयर भी हम जहाँ पे हमने ब्लड का वो लेना होता है ना, फंक्शनल इमेजेस के लिए जो है वो हमारी फ्लेयर यूज होती है। कि देखें, नॉर्मल ब्रेन से सिग्नल हमें ब्लड का भी आ सकता है और बाकी जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वहां से भी हमें फ्लूइड का सिग्नल आ सकता है। तो हमने फ्लेयर का वो जो सीक्वेंस है वो लगाते हैं, उससे जो आपका ब्रेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना, जिनसे एक हम लोगों को सिग्नल मिलना होता है, उसको वो कंप्रेस कर देता है, उसको वो मतलब कह लें कि मास्क कर देता है, छुपा देता है। और फिर जो हमारी पैथोलॉजी होती है, अगर हेमरेज हुआ है तो वहां से हम लोगों को सिग्नल ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है, तो वो एरिया ब्राइट होके नजर आता है हमें, उसको कह देते हैं फ्लेयर। तो ये मशीन से हमारे रिलेटेड काम है, यहाँ वहीं से हम लोग सीक्वेंस को चेंज करते हैं। DWI भी एक सीक्वेंस है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस, यानी कि वो भी जहाँ पे फ्लूइड ज्यादा होता है। ठीक है। अब आप इसके इंप्रेशन में पढ़ें बेसिकली, तो आपको रिपोर्ट का पता होना चाहिए ना, रिपोर्ट में है क्या। तो लिखा हुआ है, लेट टिनी फोकस ऑफ फ्लेयर व्हाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज। देखा, यहाँ पे वर्ड चेंज हो गया, हाइपो इंटेंसिटी और हाइपर इंटेंसिटी। जो हाइपर इंटेंसिटी है यानी कि हेमरेज है, ठीक है, या ब्लीड है, इन लेफ्ट फ्रंटल लोब गिविंग रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन सजेस्टिंग एक्यूट इन्फार्क्ट। हाइपर इंटेंसिटी भी है और उसकी वजह से इन्फार्क्ट भी है। ठीक है। और इसके अलावा नीचे इंप्रेशन में लिखा हुआ है, लेट सब एक्यूट हेमरेज इन पोस्टीरियर सेरिब्रल
सर्कुलेशन एक्यूट इन्फार्क्ट इन राइट फ्रंटल लोब, यहाँ पे हेमरेज भी है और इन्फार्क्ट भी प्रेजेंट है। किसी ने पूछा था नॉर्मल ब्रेन इमेज, तो ये देखें ये तीनों पे उन्होंने नॉर्मल इमेज दिखाया हुआ है। T1 में T1 पे क्या हम लोगों ने बताया था, क्या चीज ब्राइट होती है और क्या चीज ब्लैक होती है? फैट वाइट होता है। फैट फैट व्हाइट होता है। वाइट। तो देखिए T1 पे आपको वो व्हाइट नजर आ रहा है, और जो आपके CSF होता है या फ्लूइड होता है वो ब्लैक होता है, वो ब्लैक नजर आ रहा है। T2 में वो अपोजिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फ्लेयर का इमेज इस तरह का होता है, फ्लूइड अटेन्यूएशन। देखिए उसने सारे वो जो मार्क कर दिए, मास्क कर दिए, जितने फ्लूइड थे ना उनसे इंटेंसिटी को मास्क कर दिया। अब नीचे आप ट्यूमर को देखें तो ट्यूमर के केस में ये फ्लेयर इमेज बना हुआ है, ये जो है ये फ्लेयर है। इसमें देखिए उसने इसी एरिया में, बाकी सारा एरिया मार्क्स है, लेकिन जो ट्यूमर वाला एरिया उसको उसने ब्राइट कर दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि हम फ्लेयर किस वजह से करते हैं। फ्लेयर मतलब कि हमारा जो नॉर्मल ब्रेन का सिग्नल है वो स्टॉप हो जाए और जो एबनॉर्मेलिटी है वो एनहांस होके आए, उस एरिया से हम इमेज को पिक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका है, ये बाद में मतलब सीक्वेंस चेंज कर दिया, ये पोस्ट प्रोसेसिंग होती है कि हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। और फिर ये भी एक उन्होंने मतलब इमेज आपको बता दिया, वही वाला इमेज पिछला, और उससे लिखा हुआ है कि टिश्यू जो है T1 वेटेड पे, CSF डार्क है, व्हाइट मैटर लाइट है, कॉर्टेक्स ये ब्रेन के लिहाज से बताया हुआ है, या बोन मैरो ब्राइट है, ठीक है। और फ्लेयर पे सब कुछ डार्क ही नजर आता है, ब्राइट सिर्फ हम लोगों को नजर आएगी इन्फ्लेमेशन या कोई भी ट्यूमर। फ्लेयर पे सब कुछ डार्क जा रहा है, लेकिन ब्राइट सिर्फ एक चीज नजर आएगी, कमीशन नो। ये ट्यूमर। CT और एक्सरे में टाइमिंग की वजह से किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि वो तो एक्सरे एक्सरे जिसने एब्जॉर्ब कर लिया ज्यादा वो व्हाइट होके नजर आ गया, जिसमें से गुजर गई वो ब्लैकिश या ग्रेइश नजर आ गया। तो फ्लेयर में सब कुछ ऑपोजिट हो जाता है, सिर्फ वो चीज ब्राइट नजर आएगी जो हमारी पैथोलॉजी है, जो हमारा कोई ना कोई इंजरी है या कोई और। ये था जी आज का लेक्चर MRI का। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल या कोई चीज जो आपने पूछनी हो। इंशाल्लाह कल हम अल्ट्रासाउंड का स्टार्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो मैम फिर मीटिंग को एंड करते हैं। मैम पीछे आपने वो कॉन्ट्राइंडिकेशन बताई थी ना एमआरआई की जी कॉम्बिनेशन जी नहीं जी, करवाना मैम, उसमें आपने वो मेटालिक का क्या बताया था कि किसी को मैंने फेस मेटेलिक का पॉइंट ये वगैरह भी बताया था, मेटालिक का हो। मैंने जी ये मैम। बताया था उसमें कि पेशेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें MRI कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, उसमें हम MRI नहीं करवा सकते। और वो कोई भी पेशेंट जिसको बैटरी डली हुई है, यानी कि पेसमेकर डला हुआ है हार्ट के लिए, और जिनकी ब्रेन की कोई सर्जरी हुई हुई है, लेट्स सपोज जिनको हेमरेज होता है पहले से, और उनकी फिर सर्जरी होनी होती है तो उनको क्लिप्स डाल देते हैं। तो उन क्लिप्स से मतलब आर्टरी को उन्होंने ना बंद किया होता है, जैसे हमारे वो स्टेपल पिन होती हैं इस तरह क्लिप्स लगे होते हैं, तो वो भी मेटेलिक होते हैं। तो उन पेशेंट्स का फिर MRI हम नहीं करवा सकते। वजह ये होती है कि MRI जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होती है ना, तो आपने देखा है कि मैग्नेट किस तरह से जो है वो कहते हैं पुल करता है अपनी तरफ चीजों को। जी मैम। और मेटेलिक मैम मतलब कोई भी चीज, कोई भी आपकी, अगर आप लोग भी लेट्स सपोज किसी पेशेंट के साथ आपको जाना पड़ता है अपने किसी रिलेटिव या किसी के साथ भी MRI करवाने, तो आपके पास किसी किस्म की कोई मतलब लेट्स सपोज आपने वॉच ना पहनी हो, आपने कोई पिन ना लगाई हो, आपने कैचर के अंदर तो एक स्मॉल सा मेटेलिक होता है, उसकी नहीं मतलब इतना होता, लेकिन अगर आपने मेटेलिक वाला लगाया हुआ है, मेटल का आपने कैचर लगाया हुआ है, तो आप वो नहीं लेके जा सकते अंदर। सिंपल आपका बिल्कुल क्या कहते हैं मेटल फ्री होना चाहिए पेशेंट को भी, और जो है क्या कहते हैं उनके साथ अटेंडेंट को भी, ठीक है। तो फिर इसके अलावा प्रेगनेंसी की हमने बात की थी कि प्रेगनेंसी में MRI सेफ तो है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोशिश करते हैं ना हो। क्यों? क्योंकि MRI की वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं मैग्नेट्स की वजह से, तो वो बेबी के लिए थोड़ा क्या ले हार्मफुल इस तरह से हो सकती है कि वो एक नॉइज होता है उससे प्रोड्यूस, क्योंकि वो एमनियोटिक सैक में बंद होता है इस वजह से, ठीक है। और मैम अगर इसके अलावा कोई ऐसा मटेरियल कितना अट्रैक्टिव मार्क होता है क्या? तो कोई ऐसा मटेरियल जो इतना अट्रैक्टिव मार्क होता हो मैग्नेटिक नहीं, मेटल की कोई भी चीज, वो मेटल किसी भी तरह की हो सकती है। हाँ, मैंने आपको ये चीज बताई कि अगर किसी को MRI जो है वो क्या कहते हैं डिवाइस कोई डलनी है, कार्डिक पेसमेकर वगैरह डलना है, कुछ भी, तो आप उनसे कहें कि हमें MRI कंपेटिबल डाल के दें, ताकि कल को खुदा ना खास्ता लाइफ में अगर कोई जरूरत पड़ती है MRI करवाने की, तो आपको पता हो कि ये MRI कंपेटिबल है, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? मैम एक अभी तक आपने जो मैं मतलब स्कैन दिखाए हैं इसमें
हाँ जी, या फिर इन्फेक्शन का आपने मतलब हमें दिखाया। हाँ जी। मैम मैं एक दफ़ा यूट्यूब पे थी तो वहाँ पे मैंने ना डॉक्टर ने कहा था कि एरिया आपकी था आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा मैम सा अब प्लीज। ठीक आ रही है। हाँ, पूछे अब। तो मैम मतलब उन्होंने कहा था कि आप देख रहे हैं सिटी स्कैन या एमआरआई की रिपोर्ट मुझे आती तो उसमें उन्होंने कहा था कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये या इसके अलावा कोई और चीज़ है। मतलब वो एरिया भी ना उसी तरीके से शो हो रहा था जिस तरह इन्फेक्ट का होता है। पर मैम उसमें ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई थी। तो मैम वो पता नहीं कौन सी डिजीज थी तो उन्होंने कहा इन्फेक्शन में हम कभी भी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें शो नहीं होंगी। हाँ, जबकि मैंने आपको सिटी के इमेज में जैसे बताया था कि हमारा वो एरिया पूरा नेक्रोज हो जाता है, मतलब ब्रेन के उस एरिया की सप्लाई डैमेज होती है। और फिर उसी तरह पेशेंट को ना वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जो एरिया लाइक अगर हमारा वो एरिया स्पीच को कंट्रोल कर रहा है और वहां पे ट्यूमर या इन्फार्क्ट हो गया तो वो पेशेंट के बोलने में मसला होगा, वो सही से बोल नहीं पाएगा। तो ये चीजें साथ साथ कोरिलेट करती हैं। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आती हैं या इस तरह होता है ना, वो किसी ट्यूमर या कोई मैस, कोई जो इन्फेक्शन फैला हुआ होता है जो बॉडी में, उस केस में आती है। जी मैम अब मतलब ये वाला तो हो गया इसमें हमें ब्रेन का या इसकी इन चीज़ों का पता चलता है। और मैम जो मेनिंजेस का फिर होता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी इसी में ही हमें शो हो जाएगा। वो भी हमें इसी में हाँ इशू हो जाएगा। मेनिंजाइटिस अगर होता है ना, जैसे टीबीएम ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू में आ जाते हैं ना वो, जी सीटी पे तो हमें इतने अच्छे एनहांस नहीं होते, तो एमआरआई पे हम फिर उनका एक चीज और याद रखिएगा कि हमने किसी भी एरिया का सीटी या एमआरआई या कोई भी स्कैन करवाता है, फिर हम पर्टिकुलर उस एरिया को हम जो है ना, वो क्या कहते हैं, फोकस करते हैं, इनहांस करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एरिया हमने लेना है। तो फिर उस पे वो एरिया क्लियर नजर आता है हमें और हम उसको देख सकते हैं। तो जिनको लाइक कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार या मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस को ही गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, तो उस केस में फिर हम एमआरआई करवाते हैं। अगर उनको नेक रिजिडिटी हो गई है ना, तो फिर इसके लिए हम ये सीएसएफ ड्रेनेज करवा के तभी फिर हम जी जो वो पाते हैं कि वो मेनिंजाइटिस एक्चुअली है किस वजह से, बैक्टीरियल है, वायरल है, तो इस तरह फिर हम उनको करवाते हैं आगे फर्दर। मैम एक और क्वेश्चन है कि मतलब मैम ये पेशेंट के लिए हार्मफुल इतना है या नहीं मतलब बात कंडीशन होती है ना कि पेशेंट की कंडीशन सीरियस होती है तो उन कंडीशन में प्रोग्नोसिस देखने के लिए बार बार एमआरआई या सीटी स्कैन के लिए करवाया जाता है 1 दिन बाद 2 दिन प्रोग्नोसिस चेक करने के लिए। तो क्या ये पेशेंट के लिए हार्मफुल रहते हैं या नहीं कि हम इतनी लोग दफा ना वैसे मैग्नेटिक तो फील्ड से कांटेक्ट होना। हम लोगों ने ये देखना होता है बेनिफिट वर्सेस रिस्क, यानी कि अगर तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा रिस्क में है तो फिर हम लोग ये करवा लेते हैं सीटी भी। क्योंकि मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये चीज मैंने क्लियर की थी कि जितनी रेडिएशन रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक है, एक्सरे की, ठीक है, एमआरआई सेफ है। एक्सरे की जो रेडिएशन है वो भी तब खतरनाक है अगर हम बहुत ज्यादा डोज में ले रहे हैं और कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये एक साल में मतलब एक बार सीटी अगर उनका हो गया है तो इट्स ओके, वो कवर हो जाता है आपका, वो जो मतलब आपके कह लें एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं, बॉडी से आउट हो जाते हैं फ्लूइड ज्यादा लेने से, या इस तरह आपका वो जो हार्म है ना बॉडी का वो कवर अप हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर पेशेंट का हम लोग सिटी स्कैन रिपीटेडली करवाते चले जा रहे हैं और साल में कोई 5-6 स्कैन हो गए तो वो थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, उससे चांसेस होते हैं। लेकिन जिनकी एज ज्यादा है उनसे फिर फर्क नहीं पड़ता। कुछ एरियाज ऐसे हैं वर्ल्ड में कि जहाँ पे जितनी हम मेडिकल में यहाँ पे रेडिएशन यूज कर रहे हैं ना, वहाँ पे उनको नेचुरल रिसोर्सेज से इतनी रेडिएशन मिल रही है, तो इसलिए अभी तक इस तरह का कोई हार्म रेडिएशन की वजह से रिपोर्ट नहीं हुआ। और ठीक है। मैम ये आपने इसकी डिफरेंट है T1 या T2 या फिर मैम मतलब ये तो है कि अगर आपने बताया कितना टाइम चेंज हो गया तो फिर हमें ये वाला क्यों हम्म। नजर। मैम ये भी है ना कि समटाइम डॉक्टर कहते हैं कि इसका यही वाला करवाना है कि मतलब कुछ स्कैन है जिसमें एक चीज वाइट है तो उसमें ब्लैक है तो फिर डॉक्टर कहते हैं हाँ कि नहीं आप हाँ, वाला तो वो फिर करवाओ आप जिसमें उनको ब्लू लिख देते वाइट हैं है। ना, तो वो फिर नोट्स में वो लिख देते हैं कि भाई ऑन डिमांड, कि ये स्कैन डॉक्टर के कहने पे हो रहा है। कई बार ऐसा होता है हम T1 T2 वाले कर देते हैं और डॉक्टर को ये पता है कि भाई मुझे ये इमेज भी इसका करवाना है, मुझे डिटेल प्रॉपर लेनी है, तो वो आपको कह देगा ब्रेन का करवाना है तो वो कह देगा फ्लेयर भी करवा लें इसका। फिर वो हमें कह देगा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में फिर कॉल आएगी कि भाई इसका फ्लेयर भी ऐड कर दें, इसका आपने फ्लेयर प्रोटोकॉल भी करना है। ठीक है। जिस तरह अगर सीटी जी करवाने मैम जी जाना होता है तो वो लिख देते हैं जी विद आईवी कंट्रास्ट, तो वो प्रोटोकॉल में ऐड किया होता है डॉक्टर की, जिस चीज की जितनी जरूरत है तो वो उस पे फोकस करता है कि भाई इसमें हमें ये स्कैन इस तरह से कर दें या ये एरिया भी ले लें। कई बार ऐसा होता है ब्रेन का स्कैन लिखा होता है, हमें कहा जाता है इसके साथ जो है ना आप जो है क्या कहते हैं साइनसिस भी ले लें, तो वो ये चीज होती है, वो डॉक्टर की डिमांड पे होती है। जी मैम ठीक है।
ठीक है जी, डेट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ चीज आप लोगों को पूछना है तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। स्लाइड्स आप लोग कहते हैं, स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह लास्ट हमारा जो सेशन होगा उस दिन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ।